लास्ट एक वीक में मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है जिस चीज़ को हम सोच रहे थे और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, जिसका नाम था कंसोलिडेशन। मैंने पिछले मार्केट अपडेट वीडियो में क्लियरली कहा था कि अगर हमें एक हेल्दी मार्केट चाहिए ऊपर जाने के लिए और अच्छा मार्केट चाहिए तो कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम बैक टू बैक कंटिन्यूस हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और मार्केट ने लास्ट एक वीक में, लास्ट पिछले 5 सेशन में वही किया, कंसोलिडेट हम किए। लेकिन इस कंसोलिडेशन के कारण क्या हुआ है कि जब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा गिरे हैं, करेक्ट हुए हैं, जिसके कारण आउट ऑफ 500 स्टॉक्स अगर निफ्टी का आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं इन कंपेरिजन टू ग्रीन में। ऑलमोस्ट 203 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, 297 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। तो जिसका मतलब है कि लो की पोर्टफोलियो नीचे गई होगी इन कंपेरिजन टू ओवरऑल मार्केट। निफ्टी को बीट करना इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि निफ्टी जब ऐसा काम करता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है। अगर आपको निफ्टी को बीट करना है तो उसके लिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदते हैं स्टॉक। और जब मार्केट साइडवेज जाती है, निफ्टी साइडवेज जाता है, तो उस समय स्मॉल कैप और मिड कैप जब गिरते हैं तो आपका पोर्टफोलियो गिरता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट निफ्टी। अगर कोई भी आपको कहता है कि निफ्टी को बीट करना बहुत आसान है तो उनको कहो कि लंबे टाइम में बीट करके देखो, समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट और कितना आसान है। 90% लोग नहीं कर पाते हैं दोस्त, यही एक हकीकत है, डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कि इंडेक्स को बीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी देख लीजिए, जब निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 16% गिरा है, लोगों की पोर्टफोलियो कितना गिरी होगी। अगर आप निफ्टी को बीट कर रहे होंगे तो आपकी पोर्टफोलियो उससे बहुत कम गिरनी चाहिए। क्या आपकी पोर्टफोलियो उससे कम गिरी है या उससे ज़्यादा गिरी है? अगर ज़्यादा गिरी है इसका मतलब आपने निफ्टी को बीट नहीं किया है। तो मार्केट्स अपने रास्ते में चल रहा है। मेरे से पूछेगा तो मार्केट फिर भी बेहतर डायरेक्शन में चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा बढ़िया है। कंटिन्यूस ऊपर जाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हम गिरते हैं तो बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं। वो कहते हैं ना, ऊपर उठने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? कि गिरने पे चोट बहुत ज़्यादा लगता है। तो वही वाली बात है कि आराम आराम से जाने का यही फ़ायदा है कि आप धीरे धीरे जाते हैं और फिर आपको पता होता है कि आपका रिस्क क्या है। फाइनेंशियल ईयर पिछला वाला ख़त्म हो गया फाइनली, मार्च महीने की भी ट्रेडिंग ख़त्म हो गई है। अब जब 1 अप्रैल को पहला ट्रेडिंग चालू होगा तो वो नया महीना होगा, नया फाइनेंशियल ईयर होगा, तो सब कुछ होगा। तो काफ़ी कुछ है बात करने को इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम हर वेडनेसडे को हम वीडियोज़ बनाते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, वैसे ही हम सातों दिन वीडियोज़ बनाते हैं, जिसमें हर शनिवार को हम मार्केट अपडेट का वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कि निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो अगले आने वाले एक वीक में बेहतर स्ट्रेंथ शो करने की क्षमता रखते हैं, इंडिया विक्स क्या कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एफआईआई ने लास्ट एक वीक में क्या किया है। हम ये भी बात करते हैं कि मार्केट ब्रेथ ने ओवरऑल क्या किया है, और भी कंक्लूजन की हम बातें करते हैं। हम अपने बारे में बात करते हैं कि हमने पूरे एक वीक में क्या किया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको जो मेजर मार्केट अपडेट है वो पता चल जाएगा और आपको उसके अलावा और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए एक ऐसा वीडियो है जिसमें सारा मेजर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होता है। तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे जैसे बंदे की एक्यूरेसी 45 to 50% होती है, तो मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ, इसलिए आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है। तो देखिए, पिछले से पिछले वीक में मार्केट बैक टू बैक ऊपर चला गया था। 5-6 कंटिन्यूस सेशन के लिए हम बैक टू बैक गए थे और वो सस्टेनेबल नहीं था। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम साइडवेज जाएं या हल्का सा करेक्ट करें। तो मार्केट वही किया है, हल्का सा 1-2 दिन करेक्ट किया है, 1-2 दिन साइडवेज गया है, और भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है। चलिए फिर चार्ट पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,519 रुपीज़ के आसपास चल रही है। पिछले कुछ वीक में काफ़ी कुछ बदला है। अच्छी बात, पॉजिटिव क्या थी, हमने बात किया था लास्ट मार्केट अपडेट में। ये जो बैक टू बैक आप देख रहे हैं, 6-7 सेशन बैक टू बैक, जो 6 सेशन कंटिन्यूस चले गए थे, तो हमने बात की थी कि मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। इनफैक्ट हम यहाँ पे बात किए थे। फिर मंडे को मार्केट फिर से ऊपर गया था, बट ट्यूसडे को कोशिश किया, 23,800 के आसपास गया,
बट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आया और फिर अगले 3 दिन हम साइडवेज चले गए। लेकिन इस पूरे बीच में मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे जब ये ऊपर जा रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, मार्केट के लिए अच्छा था। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगला वीक भी हम थोड़ा सा साइडवेज चले जाए, हल्का सा नीचे चले जाए, या फिर मार्केट अगर ऊपर जाना चाहेगा तो जा सकता है, बट थोड़ा और कंसोलिडेशन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मिनिमम 6-7 सेशन का कंसोलिडेशन है, ऐसे ही थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाए तो इस मूव का जो पावर होगा वो थोड़ा शांत हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात होगी। प्लस ये भी पता चल जाएगा कि जो बाइंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 23,800 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे ये सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ सपोर्ट था, फिर ब्रेक किया लेकिन तुरंत बाउंस कर गया, बट बाद में उसको फाइनली हम ब्रेक कर दिए। तो हम कुछ अच्छा काम किए हैं। सबसे पहला अच्छा काम किया कि स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर गए। दूसरा अच्छा हमने काम किया है कि 23,200 से लेके 23,300 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया था, ये वाला लाइन, और उसके ऊपर भी हमने सस्टेन किया। ये एक जोन मैंने ड्रॉ किया था, ये जोन नॉर्मली आता है बेसिकली 23,400 से लेके 23,500 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे रिटेस्ट करके बाउंस किए थे और यहाँ पे हमने सपोर्ट पाया था, तो उस जोन को भी हमने ब्रेक कर दिया और हमने उसको रिटेस्ट किया है अभी। तो ये भी एक अच्छी बात है, आप कह सकते हैं। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट हम दे चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 200 मूविंग एवरेज, अगर डेली मूविंग एवरेज देखिएगा, सॉरी ईएमए देखिएगा तो उसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन अगर एसएमए देखिएगा तो एसएमए ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास है, 23,000 बोल रहा हूँ। आपके सामने ही लगा के देख लेते हैं ना उसमें क्या जाता है। तो अगर मूविंग एवरेज सिंपल अगर आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको अगर मैं चेंज कर दूं 200 का तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हमने इसका जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 के आसपास है, तो इसको हमने ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर आप ईएमए देखिएगा जो कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का है शायद, तो शायद उसके ऊपर हम जा चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं चेंज करके देखूं 200 तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर हम आ गए हैं और उसके ऊपर आके हम उसको भी रिटेस्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर कि 200 ईएमए को हमने ब्रेक कर दिया, जो पिछले वीक में मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने इस वीक में आपके सामने ऐड करके दिखा दिया आपको। लेकिन 200 एसएमए को ब्रेक करने के लिए हमें 24,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें अभी वक्त है। तो एक रेजिस्टेंस ये भी काम करेगा, जो रेजिस्टेंस कभी बेहतर हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या कहते हैं उसको, मतलब अब हम बात करते हैं कि निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स। तो सपोर्ट लेवल्स 23,200 से लेकर 23,300 का अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात कर ले 23,800 एक डिसेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं 800 बोल रहा हूँ 23,800 मतलब 23,900 भी काउंट कर लीजिएगा, 100 पॉइंट का गैप दे दीजिएगा। तो ये रही बात आपकी निफ्टी की। बाकी साइडवेज चला जाए तो और अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की मज़े वाली बात क्या है कि बैंक निफ्टी से काफ़ी मजबूत रहा है, और इसीलिए आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी अपने 200 ईएमए एसएमए दोनों के ऊपर है आज के रेट में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बैंक निफ्टी ही एक मेजर रीजन है जिसके कारण निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। अगर बैंक निफ्टी गिरता या मेजर बैंक्स गिरते, जैसे प्राइवेट बैंक्स हो गए, अगर वो भी गिरते तो निफ्टी ज़्यादा गिर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए निफ्टी बचा रहा। और अभी जब ऊपर जा रहे हैं तो बैंक से ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। करंटली प्राइस बैंक निफ्टी की 51,564 है। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 53,400 से लेके 54,200 के बीच में रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लीजिएगा तो 50,000 मतलब 49,600 से लेके 50,000 के बीच में आप एक ठीक ठाक सपोर्ट मान सकते हैं, जो ये वाला लाइन है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आ जाता है, प्लस अब 200 मूविंग एवरेज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो वो वाली बात है, एक मूविंग एवरेज 200 का यहाँ भी है। सो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर बैंक मजबूत रहा तो निफ्टी के गिरने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले एक वीक के लिए अच्छा दिख रहे हैं। कुछ सेक्टर्स ने सपोर्ट फाइनली दिखाना चालू कर दिया, जो कि अच्छी बात है मार्केट्स के लिए, क्योंकि मार्केट जो था पहले उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेहतर सपोर्ट दिखा रहे हैं। जो सबसे पहला सेक्टर है वो है फाइनेंस का। इसके बारे में हमने पहले भी बात की, और मज़े वाली बात क्या है कि फाइनेंस अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, इस वीक उसने टच कर दिया है। तो इमेजिन कीजिए कि जहाँ निफ्टी अभी भी अपने टॉप से 10% नीचे है, ये सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई को बनाने जा रहा है। सो इसका मतलब है कि ये सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी के बारे में बात की है, प्राइवेट बैंक भी काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। कोटक काफ़ी स्ट्रांग है, एचडीएफसी काफ़ी स्ट्रांग है। मज़े वाली बात है कि ये दोनों प्राइवेट है, सो उनके दम पे प्राइवेट बैंक काफ़ी ऊपर है। बैंक निफ्टी में भी दोनों आते हैं ऑब्वियसली। सो ये चीज़ है। तीसरा जो सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, क्लेम किया है,
और ये बैक टू बैक बेहतर स्ट्रेंथ शो किया था, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा लगता है कि अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छे से ब्रेक किया था, ऊपर गया था, अब ये रेस्ट ले रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथ दिखाए। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को मैं जाके देखूंगा। लॉजिकली मैं तो पूरा मार्केट स्कैन करूंगा, आप जाके इनको देख सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखना चाहें तो। एंड और भी सेक्टर्स हैं इसके अलावा जिसको हमने पिछले वीक में इंक्लूड किया था, तो आप जाके देख सकते हैं। कमोडिटी हो गया, मेटल्स हो गया, तो काफ़ी सेक्टर अब स्ट्रेंथ दिखाने लग गए। तो आपको अभी के डेट में कुछ ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे जो बेहतर रिस्क रिवार्ड पे हैं और बेहतर स्विंग ट्रेड्स के लिए आप उनको खेल सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स करेंटली है 12.715 पे, मतलब पिछले वीक से घट गया है नीचे वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी बहुत क्लियर ये इंडिकेट कर रहा है कि दोस्त मार्केट में कोई मेजर डर नहीं है, आप अपने मजे में जो कर सकते हैं। ऐसे इसको हम बुल का फेज बोलते हैं लॉजिकली, अगर विक्स 12, 13, 14 के नीचे रहता है, बट बुल का फेज पिछला 6 महीना चला नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि मार्केट कुछ किया नहीं, उल्टा नीचे गया था, लेकिन वॉलेटिलिटी ऊपर गया नहीं था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। अब बात करते हैं FIIs। तो FIIs दोस्त मज़े में खरीदे हैं इस वीक में, काफ़ी लंबे टाइम बाद एक वीक में वो ग्रीन रहे हैं, और शायद अगर मैं गलत नहीं तो इस पूरे महीने में वो नेट बाई किए होंगे, देखना पड़ेगा वो तो। 4 दिन खरीदे हैं 3000 करोड़, 5371 करोड़, 2240 करोड़, 11111 करोड़, और 5वां दिन बेचे हैं फाइनल एंडिंग में, जो कि मंथली सेटलमेंट होगा शायद, वो चीज़ है। 27 को अभी आप उसी को इंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2000 पिछले वाला जो था 2024 से 25 का, उसमें ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन था उसका, क्योंकि सेटलमेंट इसका बाद में होगा। तो मंथली में अगर देखिएगा तो मंथली में 2000 करोड़ फाइनली वो ग्रीन में हो गए, वही मैं कह रहा था आपको। तो आफ्टर 5 कंटिन्यूअस रेड मंथ्स ये ग्रीन में हो गए। सो एनी वन हु टेल्स यू कि देखो जैसे ही ये 2000 करोड़ ग्रीन में हुए हैं, 6% इस महीने में हम ऊपर गए। सो इफ़ समवन टेल्स यू कि हमें FIIs की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाना कि उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, उसको ब्लॉक करके आगे निकल जाना। FIIs आर वेरी क्रूशियल दोस्त, अगर वो नहीं रहेंगे तो वही होगा जो अभी पिछला 6 महीना आपको देखने को मिला है, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि FIIs का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसों को भी जानता हूँ जो कहते हैं कि हमारा पूरा देश बस DI के दम पे चलना चाहिए। कहाँ लेके जाओगे भाई राइट, बट ठीक है, डिबेट करके उनसे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ जो है पिछले वीक से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है हल्का सा, ऑल द वे फ्रॉम 87% टू 79%, बहुत हल्का सा करेक्ट हुआ है। 52% से 53%, मिड टर्म 26% 29%, 20% से 22%, तो ये सब हल्का इंप्रूव हुए हैं। बट शॉर्ट टर्म में हल्का सा करेक्ट हुआ, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी कि यहाँ पे 94%, 87% पहुँच गया था, तो मैंने बोला था ओवरबॉट जोन में, इसका मतलब है कि हल्का सा करेक्ट कर सकता है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो 87% से 79% हो गए। मंडे को 91 हो गए थे, तो फिर इसके हिसाब से करेक्शन थोड़ा डिसेंट आपको दिखेगा। तो ये रहा मार्केट ब्रेथ के बारे में। अगला वीक का कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्त, मुझे लगता है कि या तो हम हल्का सा साइडवेज जाएंगे, मेजर कोई गिरने का वजह नहीं है, सिवाय ट्रम्प साहब का जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल को लागू हो रहा है, तो वो देखने लायक होगा कि कैसा काम करता है। मार्केट इन चीज़ों को पहले से ले लेता है, वैसे तो कहते हैं स्मार्ट मनी उसके हिसाब से चलता है, तो मैं उसका एग्जैक्टली नहीं है, बट वो स्टेटमेंट क्या क्या देते हैं वो बहुत मैटर करता है। US ऑलरेडी हूथी के साथ लड़ाई में आ गया है, तो अब वो अटैक कर रहे हैं हूथी पे। अब US जहाँ पे अटैक करता है उसको अपने हिसाब से प्रूफ सही करने की कोशिश करता है कि देखो हम सही काम कर रहे हैं, हम पीस लाएंगे लेकिन स्ट्रेंथ के साथ, मतलब हम अटैक करके पीस लाएंगे। तो वो एक अलग डिस्कशन है, कभी हम उस पर बाद में बात कर लेंगे। हमें जो करना है हमें वो करना है, तो हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। अगले वीक, पिछले एक वीक में हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिया था, अगले एक वीक में हम स्टॉप लॉस लेंगे। देखते हैं मार्केट अगर थोड़ा बेहतर रिकवरी करता है तो थोड़ा एंडिंग में लेंगे, लेकिन अगर मार्केट बेहतर रिकवरी नहीं करता है तो हम मंडे को या ट्यूसडे को देखेंगे स्टॉप लॉस लेने का। जो स्टॉक को मैं निकलने की सोच रहा हूँ वो नियोजन है, नियोजन केमिकल्स, बिकॉज उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, उल्टा पिछले वीक में काफ़ी कमज़ोर हो गया था वो। और दूसरा केयर रेटिंग है, तो केयर रेटिंग और नियोजन में नियोजन ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो पहले नियोजन निकलूंगा और फिर केयर रेटिंग निकलने की सोचूंगा, क्योंकि इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ग्रीन में आ गए हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो एक स्टॉक से निकलेंगे और एक स्टॉक में ऐड करेंगे। कौन सा स्टॉक होगा उसके लिए आपको चार्ट ऑफ द वीक देखना पड़ेगा, वो नाम गेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम हल्का सा सेफर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 स्टॉक को ऐड करके, ताकि बैलेंस ठीक हो जाए अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जाता है तब भी। तो वही कोशिश है, रिस्क मैनेजमेंट करते रहना है, स्टॉप लॉस ला के खेलते रहना है, कमजोर स्टॉक को निकालते रहनी है, मजबूत स्टॉक को ऐड करते रहना है। दैट इज़ द होल प्लान, अगर आसान भाषा में बोलूँ तो।
यही है टोटल कहानी दोस्त। आप क्या करने जा रहे हैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। रात्रि तो क्या ही है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।